हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गति और गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनमें हमने चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण इनके बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ दोस्तों हमने गति के समीकरणों को भी पढ़ा था। 3 प्रकार के गति के समीकरण थे। तो पहले तो दोस्तों इस क्लास को शुरू करने से पहले जिसने भी पहली क्लास और सेकंड क्लास नहीं देखी हो, पहले उन क्लासों को जरूर देख ले। अब दोस्तों आज की जो क्लास नंबर 3 है दोस्तों, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं गति के नियम। दोस्तों गति के नियमों को न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसे हम न्यूटन के गति के नियम के नाम से जानते हैं। अब गति का पहला नियम सुनिएगा दोस्तों, कोई वस्तु यदि आराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहती है। और ये कंडीशन कब तक है दोस्तों? जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों रुकी हुई वस्तु रुकी हुई रहना चाहती है और गतिशील वस्तु गतिशील ही रहना चाहती है। उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें उस पर कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। इसे हम संक्षिप्त रूप में कहें तो दोस्तों, प्रत्येक वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में ही रहना चाहती है। तो ये है दोस्तों गति का पहला नियम। दोस्तों इस गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। और जड़त्व के नियम के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि दोस्तों वस्तु के द्वारा अपनी अवस्था में जो परिवर्तन होगा उसका विरोध करने वाला गुण ही दोस्तों जड़त्व होता है। यानी कि गति है तो दोस्तों वो अगर गतिशील वस्तु को हम रोकेंगे तो वो उसका विरोध करेगी। इसी प्रकार से रुकी हुई वस्तु को अगर हम गति कराएंगे तो दोस्तों वो भी उसका विरोध करेगी। तो दोस्तों सीधी बात है, वो जड़त्व पर निकल के आती है और इसलिए हम इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। दोस्तों जड़त्व का नियम 2 प्रकार का होता है। अब पहला जो जड़त्व का नियम आता है वो है आराम की अवस्था का जड़त्व। पहला जो नियम है दोस्तों वो है आराम की अवस्था का जड़त्व। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब व्यक्ति बैठा रहता है किसी गाड़ी में और गाड़ी अचानक चलने स्टार्ट होगी तो जैसे चलेगी दोस्तों तो व्यक्ति को क्या होगा? पीछे की ओर धक्का महसूस होगा। क्योंकि व्यक्ति अपनी स्थिति में यथावत रहना चाहेगा, रुका हुआ रहना चाहेगा, लेकिन गाड़ी आगे की ओर चलेगी। इसी प्रकार दोस्तों पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना, यानी कि दोस्तों जब पेड़ की टहनी को हिलाया जाएगा तो इससे क्या होगा? फल तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा लेकिन टहनी गति करेगी, तो इस प्रकार से वो डाली से टूटकर अलग हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं गति के अवस्था का जड़त्व। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों वो रुका हुआ था, अब यहाँ गतिशील अवस्था की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पहला एग्जांपल देखिए, लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है दोस्तों? ताकि वो दौड़ करके आएगा तो उसी अवस्था में रहेगा, यानी गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो जब दोस्तों वो कूदेगा तो वो गतिशील अवस्था में थोड़ा ज़्यादा दूरी तक कूद पाएगा। इसी प्रकार दोस्तों चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करता है। अब ऐसा क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि जब गाड़ी आगे की ओर चलेगी, दोस्तों जब गाड़ी अचानक रुकेगी तो यात्री क्या होगा? गाड़ी के साथ आगे की ओर गति कर रहा होगा और वो क्या होगा? अचानक रुक जाएगा। तो इस प्रकार से उसे आगे की ओर धक्का महसूस होगा। दोस्तों जो गति का ये पहला नियम है इसे हम गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है वो है गति का जो पहला नियम है ये बल की परिभाषा को देता है। दोस्तों बल की परिभाषा गति का पहला नियम देता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गति का पहला नियम किस चीज के बारे में बताता है? तो बल की परिभाषा। दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा गया है कि बल की परिभाषा को कौन सा नियम बताता है? तो गति का पहला नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा ये जड़त्व है ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। दोस्तों सीधा सीधा द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। दोस्तों 2 समान गेंदें, एक रबड़ की गेंद है एक लोहे की, तो हमें पता है लोहे की गेंद का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो इसका मतलब लोहे की गेंद का जड़त्व भी ज्यादा होगा। अब दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है और चारों में से कौन सा सही है? ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों गति के पहले नियम के आधार पे आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों पहला लिखा हुआ है इसके द्वारा बल की मात्रा का पता चलता है। नहीं दोस्तों बल की मात्रा का पता नहीं चलता। दूसरा है बल की परिभाषा, बिल्कुल दोस्तों बल की परिभाषा गति का पहला नियम देता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों ये मना कर रहा है लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत हुआ। और चौथा इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। नहीं दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत इसे नहीं कहते।
इसे गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम गति का दूसरा नियम। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, आरोपित बल के समानुपाती होगी। यानी कि आरोपित बल दोस्तों जैसे बढ़ाओगे संवेग में परिवर्तन की दर भी बढ़ जाएगी, और आरोपित बल जैसे कम करोगे तो संवेग में परिवर्तन की दर भी कम हो जाएगी। इसका और दोस्तों जो संवेग की दिशा होगी वो उस पर आरोपित बल की दिशा के समान ही रहेगी। यानी आरोपित बल जिस दिशा में होगा संवेग की दिशा भी वही रहेगी। देखिए दोस्तों, इस नियम को, जो दूसरा नियम है, इसे हम संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं। तो संवेग आवेग नियम गति का दूसरा नियम कहलाता है। और दोस्तों ये जो नियम है वो बल का सूत्र हमें देता है। बल का सूत्र कौन से नियम से मिलता है दोस्तों, गति के दूसरे नियम से, और बल की परिभाषा गति के पहले नियम से मिलती है। अब दोस्तों अभी बात करते हैं, हमने संवेग आवेग नियम कहते हैं, तो ये क्या क्या है इन्हें एक बार देख लेते हैं। दोस्तों संवेग क्या होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका जो वेग होगा इन दोनों का गुणनफल ही दोस्तों संवेग कहलाता है। द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल दोस्तों संवेग कहलाता है। दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है जिसे हम p के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बात करें आवेग की, तो आवेग क्या होगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहेंगे। कितना बल उस पर लग रहा है दोस्तों और कितने समय के लिए लग रहा है, इन दोनों का गुणा करें तो दोस्तों वो क्या निकल के आएगा, वो निकल कर आएगा आवेग। दोस्तों संवेग एक सदिश राशि थी और आवेग भी एक सदिश राशि है। दोनों बात ध्यान रखिएगा, संवेग और आवेग दोनों ही सदिश राशि है। और दोस्तों आवेग और संवेग इन दोनों के मात्रक भी समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के मात्रक भी समान होते हैं। कई बार आवेग इनके मात्रकों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जो आवेग है इसको हम जे के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या था दोस्तों, आरोपित बल और जो समय के लिए लगाया गया है, यानी F इंटू टी, ये हो गया दोस्तों हमारे पास आवेग। अब देखिए दोस्तों, आवेग किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है। कितनी हानि उस वस्तु में हो रही है यही उस आवेग को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों देखिए गति का दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा, जो बल होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। अब संवेग दोस्तों क्या था, द्रव्यमान इंटू वेग, तो हमने लिख दिया mv, ये हो गया दोस्तों संवेग। और परिवर्तन तो दोस्तों ये कर दिया परिवर्तन की दर d/dt, ये दोस्तों बता रहा है परिवर्तन की दर को। तो दोस्तों यहाँ से f निकल के आया। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, द्रव्यमान यानी m को तो बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया दोस्तों हमारे पास अंदर d/dt और v, और इसका मतलब हो गया दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन की दर दोस्तों हम किससे बताएंगे, त्वरण यानी a से। तो F बराबर ma, ये बल का सूत्र निकल के यहाँ से आ गया। इसलिए कहा था दोस्तों गति का जो दूसरा नियम है ये बल के सूत्र के बारे में बताता है। अब दोस्तों एक छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, वो होती है 1/2 mv²। यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया, m का ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया, इससे ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा m और v का, तो mv और ब्रैकेट में लगा के हमने दोस्तों होल स्क्वायर कर दिया और नीचे रह गया 2m। दोस्तों m और v का मतलब हो गया संवेग, तो इसको हमने लिख दिया संवेग यानी p²। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी दोस्तों संवेग के इसमें दोनों में संबंध आ गया कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होगी दोस्तों संवेग के वर्ग के। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, दोस्तों गलत बताना है आपको। तो देखिए गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होता है, बिल्कुल अभी अभी हमने देखा। दूसरा है गति का दूसरा नियम बल की मात्रा बताता है, मात्रा यानी दोस्तों बल का सूत्र, एक ही बात है, बल की मात्रा कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, बल के सूत्र से ही। तीसरा है दोस्तों आवेग की मात्रा वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होती है, बिल्कुल दोस्तों ये पढ़ा था हमने। और संवेग एक अदिश राशि है, दोस्तों ये गलत हो गया, संवेग एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो गया। गति के दूसरे नियमों के कुछ उदाहरण देखें दोस्तों। देखिए कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे की ओर खींचना। देखिए दोस्तों जब कोई खिलाड़ी कैच को पकड़ता है तो वो क्या करता है, अपने हाथों को धीरे धीरे बॉल के साथ नीचे की ओर लाने लगता है। इससे क्या होता है, उसके हाथों पर बल कम पड़ेगा ताकि हाथों पर चोट नहीं लगे। इसी प्रकार दोस्तों खिलाड़ी यदि रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है
तो उसे कम चोट लगेगी, लेकिन अगर दोस्तों सख्त सतह पर गिरता है तो ज़्यादा चोट लगेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि रेतीली और पानी की सतह पर क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके साथ बल कम होता जाएगा, लेकिन सख्त सतह पर अचानक तेजी से बल पूरा लगेगा। तो दोस्तों कुछ इसके ये नियम थे, उदाहरण थे सॉरी। अब दोस्तों गति का तीसरा नियम, ये क्या बताता है दोस्तों? यह नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के बारे में बताता है। यानी कि दो बल एक साथ एक दूसरी वस्तुओं पर लगते हैं। यानी कि दोस्तों प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी एक बल अगर हम इस तरफ लगाएंगे तो दूसरा बल दोस्तों इसके विपरीत जरूर लगेगा और उतना ही मात्रा में लगेगा। यह है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहेंगे हम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। देखिए दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे गोली या बंदूक की बात करें तो देखिए बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर एक धक्का लगता है, कंधे पर एक धक्का महसूस होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गोली आगे की ओर गति कर रही है तो इसके जस्ट पीछे की ओर बल लगेगा, तो हमारे कंधे पर उसका फोर्स लगता है, बल लगता है, जिससे हमारा कंधे पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसे दोस्तों तैराक द्वारा जब हाथों से पैरों से पानी को पीछे छोड़ते हैं, दोस्तों तैराकी क्या करते हैं? हाथ और पैरों से पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं, जिससे क्या होता है? वो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी पर पीछे की ओर बल लगाया तो वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने तीनों नियम पढ़े। पहला नियम क्या था? ये बल की परिभाषा दे रहा था, इसलिए इसको हम गुणात्मक विधि कहते हैं। दूसरा नियम क्या था दोस्तों? बल का सूत्र यानी बल की मात्रा बता रहा था, इसलिए हम इसे मात्रात्मक विधि कहते हैं। और तीसरा नियम क्या है दोस्तों? ये बलों के बारे में जानकारी देता है, क्रिया प्रतिक्रिया, कि बल किधर लग रहा है और कैसे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने तीनों के तीनों नियम पढ़ लिए। आज की क्लास में दोस्तों हमने बताया आपको गति के नियमों के बारे में, जिसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड बाय।